हेलो एवरीवन। बेटा हमारा मरीन इंश्योरेंस वाला चैप्टर शुरू हो चुका था, उसी को हम आगे कर रहे हैं। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कंडीशंस। मरीन इंश्योरेंस के अंदर कुछ एक क्लोजेस होते हैं और हर क्लोज के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो कौन कौन से वो क्लोजेस है वो मरीन इंश्योरेंस की कंडीशंस के अंदर आती हैं। उनको बिना फिल किए आपके जो अनिवार्यता है मरीन पॉलिसी के लिए उसको कंसिडर नहीं किया। तो कौन कौन से वो क्लोजेस हैं। फर्स्ट है रिस्क क्लोज। रिस्क क्लोज के अंदर बेसिकली पॉलिसी किस किस टाइप के रिस्क को कवर करेगी उनकी डिटेल मेंशन की जाएगी। रिस्क किस तरीके का होगा, पानी की वजह से कोई डैमेज है, रेन वाटर की वजह से है, कोई आपका ब्रेकेज है, हीटिंग है, किस किस टाइप के रिस्क को वो पॉलिसी कवर करेगी इस क्लोज के अंदर उनको मेंशन किया जाएगा। तो इसको कहा जाता है रिस्क क्लोज। सेकंड क्लोज है बेटा जर्नल एवरेज क्लोज। जर्नल एवरेज क्लोज का बेसिकली मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई डैमेज हुआ है, तो डैमेज होने की वजह से जिस भी पर्टिकुलर एसेट आपकी डैमेज हुई है, लॉस हुआ है, उसकी साल्वेज जो वैल्यू है। साल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो एसेट आपकी खराब हो गई है, उसकी वर्किंग लाइफ खत्म हो गई है, तो उसको बेचने से जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नोन एज साल्वेज वैल्यू। इसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। तो साल्वेज वैल्यू को प्राप्त करने के लिए जो एडिशनल खर्चा आपका करना होगा वो किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, उसके लिए बेसिकली जो पर्टिकुलर उस टाइम लो के अकॉर्डिंग जो रूल है या गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं कि किस तरीके से साल्वेज वैल्यू कंसिडर की जाएगी, किस तरीके से एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाएगा। तो प्रिवेलिंग जो लॉज हैं गवर्नमेंट को उनको कंसिडर करके बेसिकली इस क्लोज के अंदर मेंशन किया जाता है। तो दैट इज नोन एज जर्नल एवरेज क्लोज। थर्ड है आपका एक्सक्लूजन क्लोज। एक्सक्लूजन क्लोज का मतलब क्या होता है कि ऐसी हानि, ऐसी लॉस, ऐसे डैमेजेस जो कि पॉलिसी कवर नहीं करती है, एक्सक्लूड कर दिया गया है जिनको जिनको अगर किसी कारण से अगर लॉस हो जाती है उन इवेंट की वजह से, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देगी। तो उनको जैसे ही आपने जानबूझकर मिसकंडक्ट किया या फिर आपके इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से आपको हानि हुई है, तो इस तरीके की जो कमियां हैं या जिनकी वजह से आपको हानि होती है उनको इस क्लोज में बेसिकली मेंशन किया जाएगा और इनकी वजह से कोई भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस तरीके के बिहेवियर हैं जो कि लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं। तो लापरवाही की वजह से अगर कोई हानि या डैमेज होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट है बेटा ट्रांजिट क्लोज। ट्रांजिट क्लोज के अंदर बेसिकली क्या मेंशन किया जाता है कि इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो तब शुरू हो जाती है जब आपकी गुड्स है जो वेयर हाउस से निकल जाती है शिप में, आप उसको लोड कर देते हो, और खत्म कब हो जाता है आपका इंश्योरेंस का वो रास्ता या ट्रांजिट, जब वो कंजाइनी के पास वो चीज आपकी पहुंच जाती है। तो उसको ट्रांजिट क्लोज कहा जाता है। यानी कि जो टाइम पीरियड है कब से आपका इंश्योरेंस कवरेज शुरू होगा और कब आपका खत्म होगा, तो वो ट्रांजिट क्लोज के अंदर मेंशन होता है कि जब आपके वेयर हाउस से गुड्स निकल जाएंगे, डिस्पैच हो जाएंगी, तब आपका शुरू हो जाता है। और आप जब कंसाइनी के पास वो सामान पहुंच जाएगा तो आपका जो इंश्योरेंस कवरेज का जो टाइम पीरियड है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये इसको ट्रांजिट क्लोज कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा दैट इज वैल्यूएशन क्लोज। वैल्यूएशन क्लोज के अंदर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसकी वैल्यू को मेंशन किया जाता है। और ये जो वैल्यू मेंशन की जाती है ये दोनों पार्टीज की आपस में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इसको मेंशन किया जाता है। आपका इंश्योरर भी और इंश्योर्ड दोनों पार्टीज इसको वैल्यूएट करती है। तो इसको वैल्यूएशन क्लोज कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू मेंशन होती है। नेक्स्ट क्लोज है बेटा प्रीमियम क्लोज। प्रीमियम क्लोज के अंदर क्या मेंशन होगा, प्रीमियम मेंशन होगा। जो कौन पे करेगा, इंश्योर्ड पे करेगा। और जब तक प्रीमियम पे नहीं किया जाएगा तब तक रिस्क की कवरेज इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। तो नो क्लेम will be paid if
प्रीमियम इज नॉट पेड इन एडवांस। तो प्रीमियम क्लोज के अंदर प्रीमियम के बारे में डिटेल मेंशन होती है। नेक्स्ट है वेवर क्लोज। वेवर क्लोज बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपनी एसेट्स को बचाने के लिए कोई एडिशनल खर्चा किया है, कोई शील्ड लगाई है, कोई इस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि ताकि वो डैमेज ना हो। तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा आप करते हो अपने लॉस को बचाने के लिए या डैमेज को बचाने के लिए, तो उसकी जो कवरेज है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। ये कुछ एक मैंडेटरी खर्चा होता है जो कि इंश्योर्ड को करना होता है अपने बेनिफिट के लिए ताकि उसको हानि ना हो। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको वो क्या करती है, क्लेम के अंदर कंसिडर नहीं करती, उसकी पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं दी जाती। तो वेवर क्लोज बेसिकली इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्लोज इज कोलेशन क्लोज। ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक शिप है, दूसरी शिप के साथ उसकी टक्कर हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम तो देगी लेकिन 100% क्लेम नहीं देगी। उसका एक फिक्स परसेंटेज होता है और उसी परसेंटेज तक क्या किया जाता है, उसकी पेमेंट की जाती है। इन केस अगर दो शिप आपस में टकरा जाती है और उसकी वजह से जो लॉस और डैमेज होता है तो इसको कहा जाता है कोलिजन क्लोज। आगे है कॉन्टिन्यूएशन क्लोज। कॉन्टिन्यूएशन का हम पहले भी कर चुके हैं जो कि टाइम पॉलिसी के अंदर आया। टाइप्स ऑफ मरीन पॉलिसी जब हमने किया तो उसमें टाइम पॉलिसी आया था कि ज्यादातर ये जो पॉलिसी होती है वो 1 साल की होती है, लेकिन उसके साथ एक क्लोज अटैच कर दिया जाता है जिसको कॉन्टिन्यूएशन क्लोज कहा जाता है कि आफ्टर 1 ईयर भी आपका जो रिस्क कवरेज है वो इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर करती है कि आफ्टर 1 ईयर भी अगर किसी तरीके का डैमेज और लॉस हो जाता है तो उस क्लोज के ऐड होने के बाद आप क्लेम ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से और कंपनी आपको कवरेज देगी। तो दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूएशन क्लोज। नेक्स्ट क्लोज है बेटा इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज। इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लोज क्या कहता है कि जिस पर्टिकुलर डैमेज या लॉस को आप कवर करवाना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर मान लीजिए कोई एसेट थी आपकी डैमेज हो गई है, ठीक है, कोई नुकसान आपको हुआ है, मरीन इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो उस चीज को ठीक करवाने के लिए या उसको रिप्लेस करवाने के लिए जितना टोटल खर्चा आएगा, जितना एक्सपेंडिचर आएगा, उससे ज्यादा का जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको सम पेड नहीं करती। ठीक है, जो लिमिट रहेगी वो पेमेंट करने की वो आपकी कहाँ तक रहेगी, जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ है उस लॉस को कवर करने के लिए अगर आपको रिपेयर करवाना पड़ता है, रीफिटिंग करवानी पड़ रही है या फिर आपको रिप्लेस करवाना पड़ रहा है तो उसका जो आपका खर्चा आएगा उस खर्चे तक ही क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। नेक्स्ट इज स्यू एंड लेबर क्लोज। ये क्लोज क्या कहता है कि मान लीजिए जो इंश्योर्ड है वो अपने लॉस या डैमेज को कम करने के लिए अलग अलग तरीके की कोशिश करे ताकि उसको कम से कम लॉस हो या डैमेज हो। तो इस प्रयास के दौरान जो जो उसके खर्चे होंगे, जो जो वो एक्सपेंडिचर करेगा ताकि लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, तो वो खर्चे कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो वो सारे के सारे जो रिजनेबल चार्जेस हैं वो क्या है, कवर किए जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। आगे है बेटा इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन क्लोज। जहां पर एक्सक्लूजन वर्ड आ जाता है उसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम नहीं देगी, उसको एक्सक्लूड किया हुआ। तो अगर मान लीजिए आपने सामान भेजना था बायर के पास, कंसाइनी के पास आपने भेज दिया, लेकिन कंसाइनी आपको पेमेंट नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। तो दिवालिया होने की वजह से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी और पेमेंट ना मिलने की जो हानि है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए लायबल नहीं, यानी कि उसकी कवरेज इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है। ठीक है, तो ये कुछ क्लोजेस है जो कि मरीन इंश्योरेंस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं और इनको हम कंडीशंस भी कह सकते हैं क्योंकि इनको इंक्लूड किया जाना जरूरी होता है। ये आपका पार्ट ऑफ पॉलिसी है जो आपकी पॉलिसी को वेल डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बेटा, दैट इज प्रीमियम। अब मरीन इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम की अगर हम बात करें, डेफिनेशन वही रहेगी कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम क्या है, एक अमाउंट है जो कि इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरर को, किस पर्पज के लिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर इवेंट के घटित होने के ऊपर होने वाली हानि की
हानि को कवर कर सके, उसको इंडेमनीफाई कर सके, दैट इज नोन एज प्रीमियम। और ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब तक एडवांस में प्रीमियम पे नहीं किया जाएगा तो नेक्स्ट पीरियड के लिए इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को कवरेज करने के लिए लायबल नहीं है। इंडिया के अंदर जितने भी आपके इंश्योरर है तो उनका बेसिकली रूल क्या है कि जब तक वो रिस्क को एज्यूम नहीं करेंगे, जब तक कि उनको एडवांस में प्रीमियम पे नहीं कर दिया जाएगा। दूसरा कि अगर आप प्रीमियम की ड्यू डेट से पहले यानी अर्ली टाइम पीरियड के अंदर आप क्लेम नहीं कर सकते, आपके रिस्क की कवरेज इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। यानी कि आपका जो रिस्क का अजम्पशन है वो शुरू होती है प्रीमियम को पे करने की डेट से। आप किस पीरियड के लिए एडवांस में पे कर रहे हो, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए पे कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ के लिए पे कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रहे हो, नेक्स्ट आप हाफ ईयर के लिए पे कर रहे हो, तो उसी हाफ ईयर उसी पीरियड के लिए जिसके लिए आपने प्रीमियम पे किया है उसी को रिस्क की तरह एज्यूम करते हुए इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज देने के लिए इंश्योर करती है। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए बीच में कैंसिलेशन हो जाता है पॉलिसी का, ठीक है, पॉलिसी कैंसिलेशन होगी या फिर पॉलिसी के अंदर कुछ अल्टरेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो दिया गया प्रीमियम है कंपनी को वापस करना, तो वापस किया हुआ जो पैसा है प्रीमियम का वो डायरेक्टली इंश्योर्ड के पास जाएगा। अगर मान लीजिए प्रीमियम को कलेक्ट करने के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने कि आप मेरी तरफ से प्रीमियम को कलेक्ट करोगे, तो एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो कलेक्शन के 24 आवर्स के अंदर उसको इंश्योरेंस कंपनी के पास उसको सबमिट करवाएगा। इसके अलावा सेक्शन 54 है आपका मरीन इंश्योरेंस एक्ट है 1963। 1963 मरीन इंश्योरेंस की सेक्शन है 54 जो क्या कहती है कि जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम पे करेगा या उसका एजेंट उसके बिहाफ में प्रीमियम पे करेगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी को क्या करेगी, इशू करेगी, या तो इंश्योर्ड को करेगी या फिर उसके एजेंट को क्या करेगी, पॉलिसी को इशू करेगी। ये उसकी ड्यूटी बनती है। इंश्योरेंस कंपनी को राइट है कि अगर उसको कोई प्रीमियम पे नहीं किया गया है, ना तो इंश्योर्ड के द्वारा ना एजेंट के द्वारा, तो वो पॉलिसी को इशू करने के लिए लायबल नहीं है। तो ये हमारा मरीन इंश्योरेंस एक्ट है 1963 जो इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। आगे बेटा कुछ एक सेक्शन दी हुई है इसी मरीन इंश्योरेंस एक्ट 63 के अंदर जिसमें बताया गया है कि जो प्रीमियम है उसको रिटर्न भी किया जा सकता है। यानी कि इंश्योर्ड ने एक बार जब प्रीमियम जमा करवा दिया है तो वो सेक्शन बता रहे हैं कि कुछ एक सिचुएशन है जिसमें प्रीमियम को रिटर्न भी किया जाएगा, जिसमें एक सेक्शन है 82। ये सेक्शन क्या कहती है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम पे किया है वो रिटर्नेबल है, यानी जिसको रिटर्न किया जाएगा, अगर वो रिटर्नेबल है तो आप क्या करोगे, जो इंश्योरेंस कंपनी है अब तक जितना प्रीमियम आप पे कर चुके हो उसको रिटर्न करेगी। लेकिन अगर आपने पे नहीं किया है तो आप उसको अपने पास रखो और उसको पे मत करो। तो ये सेक्शन 82 कहती है अगर प्रीमियम आपका रिटर्नेबल है, कंपनी को वापस करना है, तो दो ही सिचुएशन होगी, या तो आप पे कर चुके हो तो कंपनी उसको वापस कर देगी, अगर आपने पे नहीं किया है तो आप उसको पे मत करो, तो उसका रिटर्न करने का सवाल ही नहीं उठता, आप उसको अपने पास ही रखो और उसको पेमेंट मत करो। तो सेक्शन 82 उसको डिफाइन करती है। उसके बाद सेक्शन 83 है, वो कहती है अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हुआ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में जिसमें कहा गया कि अगर कोई इवेंट घटित हो जाएगा या घटित हो जाता है तो पर्टिकुलर जो प्रीमियम है या उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, और वो घटना अगर घटित हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको वापस कर देगी, चाहे तो पूरा अमाउंट या फिर प्रोपोर्शनेट जैसा भी एग्रीमेंट हुआ है। तीसरी सेक्शन है आपकी सेक्शन 84। ये सेक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए आप इंश्योर्ड हो और आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आप बहुत ही अच्छे से अपने प्रीमियम पे किया है, लेकिन उसके बदले में आपको कोई प्रतिफल नहीं मिला, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई कंसिडरेशन नहीं मिली, तो उसकी वजह से आपका प्रीमियम क्या है, आपको वापस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए
आपको आपका जो प्रीमियम आप पे करते हो उसको बांटा जा सकता है अलग अलग पार्ट्स में कि इस बेनिफिट के लिए इतना प्रीमियम है और इस बेनिफिट के लिए इतना प्रीमियम। लेकिन वो जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था, जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए था किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ठीक है, वो आपको बेनिफिट नहीं मिला। तो उस पार्ट के लिए जितना प्रीमियम बनता था वो आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो मरीन इंश्योरेंस के अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम के 3 सेक्शन दिए हुए हैं और हर सेक्शन अपने आप में डिफाइन कर रही है कि जो प्रीमियम है वो कैसी परिस्थितियों में रिटर्न किया जाएगा इंश्योर। ठीक है बेटा, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम हम जब से हमने स्टार्ट किया टॉपिक फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का, तो प्रीमियम की टर्म हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या होता है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। तो उसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट है जजमेंट रेटिंग मेथड। जजमेंट का क्या मतलब होता है, गैस वर्क लगाना, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए एक तरीका अडोप्ट करना। आपके पास कोई फाइनेंशियल या कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं है, कोई मेथड्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। जो आपका अंडरराइटर, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि अंडरराइटर क्या करता है, प्रीमियम का असेसमेंट करता है। तो अंडरराइटर क्या करता है, अपने खुद की एक्सपीरियंस के ऊपर उसको कैलकुलेट करता है कि इतना एक्सपीरियंस मेरा कहता है कितना प्रीमियम होना चाहिए। अब तक उसने जिस भी तरीके के रिस्क को एक्सपोज किया है, उसको फेस किया है, उनको हैंडल किया है, प्रीमियम का उसने कैलकुलेशन किया है, उसी को आधार मानकर वो क्या कर देता है, प्रीमियम का निर्धारण कर देता है। तो उसको जजमेंट रेटिंग मेथड कहा जाता है। सेकेंड मेथड है बेटा क्लास रेटिंग। क्लास रेटिंग बेसिकली क्या होता है, अब हम बात करें जैसे मरीन इंश्योरेंस की। अब मरीन इंश्योरेंस में जैसे हम शिप का इंश्योरेंस करवाते हैं तो शिप भी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग टन और वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, छोटी बड़ी होगी, वेट के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो अलग अलग, अब जो प्रीमियम हम स्मॉल शिप्स के ऊपर असाइन कर रहे हैं वो बड़ी शिप्स के ऊपर नहीं कर सकते। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप एक तरीके की रेट निकाल देते हो और दूसरे ग्रुप के लिए दूसरी टाइप की रेट आप निकाल देते हो। और ये कब यूज किया जाता है, जब आपके पास स्टैटिस्टिकल टूल्स है, मेथड्स है, टेक्निक्स है, फार्मूले हैं, और उन फार्मूलों की हेल्प से आप क्या करते हो, उस रेट को निकालते हो और वो रेट ही क्या करती है, प्रीमियम का निर्धारण करती है। जैसे ही वो रेट कम ज्यादा हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी आपका बदल जाएगा। तो आपका जो क्लास रेट है उसके अंदर बेसिकली 2 मेथड है। फर्स्ट है बेटा प्योर प्रीमियम मेथड। प्योर प्रीमियम मेथड क्या कहता है कि इसको, प्योर प्रीमियम मेथड को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो क्या है कि जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है, और उस लॉस को कम करने के लिए जो एडिशनल खर्चे हुए, एक्सपेंसेस हुए, वो भी टोटल आप ऐड कर लो और उसको टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट से डिवाइड कर। टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स मतलब कि कितने चांसेस है कि इस टाइप का जो रिस्क है वो कौन कौन फेस कर सकता है, उसको आप एक्सपोजर यूनिट्स का नाम दे रहे हैं। तो टोटल आपका लॉस प्लस उस लॉस को कवर करने के लिए जो खर्चे आएंगे वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स। इस तरीके से ये फार्मूला निकाला जाएगा, इसको प्योर प्रीमियम मेथड कहा जाता है। सेकंड मेथड है बेटा इसके अंदर लॉस रेशो मेथड। लॉस रेशो मेथड क्या कहती है, इसका भी एक फार्मूला है जो बेसिकली क्या बताता है कि एक्चुअल में टोटल लॉस कितना होगा बीइंग इंश्योरेंस कंपनी। अब मैं कौन हूँ, अंडरराइटर। अंडरराइटर इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या चीज चेक करना चाहती है कि टोटल कितना लॉस होने की उम्मीद है, ठीक है, और कितना प्रीमियम वो अर्न करेगी, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक रेशियो स्टैब्लिश की जाएगी। फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज टोटल लॉस इंकर्ड, जिसके अंदर आपका टोटल एक्चुअल लॉस आ जाएगा और जो खर्चे, जो एक्सपेंडिचर्स आपको करने पड़ेंगे वो आ जाएंगे। तो वो टोटल लॉस इंकर्ड आ जाएगा डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्नड,
और कितना प्रीमियम वो अर्न करेगी इंश्योरेंस में। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो गया कि प्रीमियम कितना अर्न किया जाएगा और कितना लॉस आप फेस कर सकते हो, आपको लॉस की कितनी कवरेज देनी पड़ सकती है। तो इसको एक्चुअल लॉस रेशियो कहा जाता है। ठीक है, जो कि प्रीमियम के और टोटल लॉस के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। उसके बाद एक सेकंड रेशियो निकाली जाती है, दैट इज एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो। एक्सपेक्टेड लॉस रेशियो क्या कहती है कि कितना लॉस होने की संभावना है, जो इंश्योर्ड है वो कितना लॉस क्लेम कर सकता है। अगर हम टोटल लॉस को 100% मान ले और उसमें से हम क्या करें, एक पर्टिकुलर टर्म आती है जिसको लोडिंग परसेंटेज कहा जाता है। लोडिंग परसेंटेज का मतलब क्या है कि ऐसा एडिशनल खर्चा जो कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड को पे करना पड़ेगा। ठीक है, जितना वो सोच रहा है उसके अलावा भी कुछ अगर करना पड़ जाए तो वो लोडिंग परसेंटेज की तरह उसको कंसिडर किया गया। तो टोटल अगर लॉस 100% के बराबर माने और उसमें से लोडिंग के खर्चे माइनस कर दें तो हमारे पास एक्चुअल एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो हमारे सामने आ जाए। फिर रेट चेंज का फार्मूला दिया गया आपकी बुक के अंदर, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो उसको समझने की कोशिश करना। उसके बाद रेट निकाली जाएगी जिसमें एक्चुअल लॉस जो हमने निकाली थी, उसके बाद एक्सपेक्टेड लॉस जो भी फार्मूला बताया डिवाइडेड बाय अगेन एक्सपेक्टेड लॉस। तो जो रेट आएगी परसेंटेज में, उस रेट के आधार के ऊपर प्रीमियम को डिसाइड किया जाए। और जैसे ही ये रेट के अंदर चेंजेस होगा, आपका जो प्रीमियम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड था, दैट इज क्लास रेटिंग। थर्ड मेथड है मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग क्या कहता है कि पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसकी प्रोफाइल क्या कहती है। ठीक है, यानी कि उसका जैसे बायोडाटा होता है ना, कि अब तक इसने कंपनी से कितना क्लेम मांगा, इसका जो क्लेम का अमाउंट कितना जा चुका है और किस टाइप का क्लेम इसने मांगा, तो उसको बेस मानकर क्या किया जाएगा, प्रीमियम को डिसाइड किया जाएगा। इसमें दो तरीके बेसिकली फॉलो किए जाते हैं। एक तरीका है बेटा शेड्यूल रेटिंग, दूसरा है एक्सपीरियंस रेटिंग। शेड्यूल रेटिंग के अंदर क्या किया जाएगा कि आप किस टाइप का जो रिस्क है वो एक्सपोज किया जा सकता है इंश्योर्ड के द्वारा, यानी किस किस टाइप का रिस्क वो फेस कर सकता है, उसके आधार के ऊपर प्रीमियम डिसाइड किया जाएगा, जिसको शेड्यूल रेटिंग कहा जाता है। और दूसरा है एक्सपीरियंस रेटिंग। एक्सपीरियंस रेटिंग क्या कहते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर एवरेज लॉस लिया जाएगा कि एवरेज लॉस कितना हुआ है, और उसके बेस के आधार के ऊपर प्रीमियम को डिसाइड किया जाएगा। बेसिकली क्या है कि जो मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग प्रीमियम है या कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम है, वो आपके 3 टाइप के हैं, जिसके अंदर जजमेंट है, क्लास है और आपका मेरिट रेटिंग। तो ये बेटा एक बार अच्छे से रीड कर लेना आप इसको, कोई प्रॉब्लम होगी तो कल हम